दोस्तों, कई बार हमारे सामने पूरा समंदर होता है और हमारे हाथ में होती है एक बाल्टी और हम सोचते हैं कि उसके इतने पानी को कैसे ना कैसे करके अपने हिस्से का अपने पास समेट लें। मेरा भी आज ठीक ऐसा ही हाल है जब ओम प्रकाश गासो जी को मैं अपने सामने पाता हूँ। आप बरनाला पंजाब से हैं, 70 के करीब आपकी किताबें आती हैं, आप पंजाबी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, आप लंबे समय तक शिक्षक रहे हैं, आप लगातार जीवंतता की, क्रियाशीलता की एक उम्मीद, एक रोशनी, एक किरण की तरह हम सबके सामने रहते हैं। तो आपके पुत्र हैं रविंद्र गासो जी, आप उनके पास अभी कुछ दिन के लिए आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके अनुभवों को मैं भी आप सबके लिए समेट लूँ। तो उनके जो अनुभव हैं वो कई बार बेतरतीब से लगते हैं, कई बार वो बातें बताने लगते हैं तो कहीं दूर तक खो जाते हैं, पर इस पूरी बेतरतीबी में भी एक ख़ास तरह का सामंजस्य, ख़ास तरह का भाव, ख़ास तरह का एकात्म छिपा है। तो मैं अपने इस भूमिका को यहीं पर समेटता हूँ और आपसे मुखातिब होंगे ओम प्रकाश गासो जी। साधुवाद मुझे मिला विकास से। साधुवाद एक साधना होती है, भावनात्मक साधना होती है। हर एक लेखक साधक होता है, वो समय को अपना यूँ समझिए उपासक समझता है। वो लेखक तो समय की उपासना करता रहता है। बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत पुरानी बातें हैं। मनुष्य का जन्म तो होता है, हर एक व्यक्ति का जन्म हुआ है और हर एक व्यक्ति को प्रकृति मृत्यु देती है। जन्म और मृत्यु के बीच में मनुष्य को क्या मिलता है, वह है उसकी आयु, उसकी उम्र। अब मैं 1933 में जन्मा। बरनाला पंजाब का एक साधारण सा शहर था। अब तो वो बहुत बड़ा बन गया और आज 2020 चल रहा है, दिसंबर का आज 21वां दिन है। तो मैं 88 वर्षी का समय मुझे प्रकृति ने दिया। और मैं अभी विकास से कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाऊं। 88 वर्ष मैंने जीवन का भोग लिया। तो बात कहने का मेरा मतलब ये था कि 1933 में जन्मा हुआ व्यक्ति, जन्मा हुआ बच्चा, जन्मा हुआ बालक 1947 में आप समझिए 13 वर्ष का हो गया। तो मेरी आंखों ने पंजाब को देखा। लेकिन पंजाब में 5 दरिया थे। सतलुज था, जिसको वेद कालीन में शतरधर कहते थे। रावी, ब्यास, चनाब, झेलम वगैरह 5। वो मैंने सन 47 में 5 पानियों से वह धरती जिस पर पानी फैलता था, मैंने अपनी आंखों से उस धरती को लहू से लहू नहान होते देखा। और सन 47 की बात मुझे कितना यूँ समझिए वो किस तरह से मुझे क्रोधित तो नहीं, मुझे समझदार बनाती रही, सोचने के लिए बाध्य करती रही। मैं सोचता रहा, मेरी आंखें, मेरा मन, मेरी बौद्धिकता, मेरी मानसिकता, मेरे विचार, मेरे संस्कार, मेरे मन की सारी बातें समझती रही कि ये क्या हुआ है और क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, किसने कराया। अब देखिए कितने बातें मैंने आपसे क्या से की, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने कराया, ये बातें मेरे मन में आ टिकी। तो वे बातें अब उनका उत्तर, प्रश्न जो होता है ना, वो सांप के फन की तरह अपना फन उठाए रहता है, वो डस लेता है। तो मुझे वो प्रश्न जो थे डसते रहे। संस्कृत एक महान भाषा है, संस्कृत एक दार्शनिक भाषा है। पंजाबी की आंचलिकता अपनी सुंदरता है, हिंदी की महानता अपनी है। तो भाषा के बारे में हम भी बहुत सांप्रदायिक हो रहे हैं। कहने का मेरा मतलब ये था कि वेद से, विद धातु से वेद बनाया है, विद्या बनी है, विद्यार्थी बनी है, विद्यालय बने हैं। तो मैं देखता रहा, सोचता रहा और मेरा मन जो था वो उन प्रश्नों का उत्तर वो खोजता रहा। वो प्रश्न जो थे, उन प्रश्नों के उत्तर ने मुझे साहित्यकार बनाया। आज से 50-60 वर्ष पहले मेरा उपन्यास प्रकाशित हुआ था, सपने ते संस्कार। मैंने 60-70 पुस्तकें लिखी हैं। एक पुस्तक की रचना कर रहा हूँ, एक प्रयास की। उसमें एक पात्र है, वो पात्र उलझा हुआ है। वो उलझा हुआ है, कहता मैं आगे देखता हूँ, आगे भी आग है, मैं पीछे देखता हूँ, पीछे भी आग है, मैं दाएं देखता हूँ, दाएं भी आग है, मैं बाएं देखता हूँ, बाएं भी आग है। तो फिर एक आवाज़ आती है कि तू दाएं बाएं आगे पीछे मत देख, तू ऊपर तो उठ सकता है ना, तेरे चारों आ रहा है तो क्या बात है, तू ऊपर भी तो उठ सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य जो है
अपनी स्थान से ऊपर भी तो उठ सकता है, दाएं बाएं आगे पीछे को छोड़कर कहीं और भी तो जा सकता है। तो इस तरह से मेरा मन मुझे ऊपर ले जाता रहा। आकाश कितना विशाल है। मैं पंजाबी का लेखक हूँ, पंजाबी बहुत सी पुस्तकें, हिंदी में 12-15-20 पुस्तकें हैं। तो पीपल के बारे में है, एक लड़की कहती है, बीरा तेरी जड़ लग जे मैं जल बर मेनू पावा। अब कितनी बात पड़ी है कि बर्मा जो है पीपल को वो ग्रामीण लड़की कहती है कि तू बर्मा है, और पानी को जल कहती है कि मैं बीरा तेरी जड़ लग जाए। कहने का तात्पर्य है बीरा तेरे घर औलाद हो जाए, संतान हो जाए, जड़ लग जाती है कुल। वो कहती है कि मैं ना हे बर्मा, हे पीपल, तेरी जड़ को पानी जल दूंगी। अब कितनी बड़ी बातें हैं। तो ये छोटी छोटी बातें मुझे आकर मुझे अपने आलिंगन में लेती रही, अपनी बाहों में पकड़ती रही, और मैं सचेत होता रहा। मेरे माथे में, मेरे दिल में, मेरी धारणाओं में, मेरी धारणाएं नहीं थी, धारणाओं में भी ये सारी की सारी बातें आकर मुझे पुष्पित करती रहीं, सुभाषित करती रहीं, सुगंधित करती रहीं, महकाती रहीं। मैं महकता रहा। लेखक क्या होता है? वो तो एक साधारण सा फूल होता है। उससे निकली हुई महक जो है, उससे निकली हाँ जो सुगंध जो है, वो समाज को सुगंधित करती है। साहित्य का कर्तव्य जो है ना, वह समाज को सुगंधित करने वाला है। ओम प्रकाश गासो तो प्रकृति ने एक फूल की तरह पैदा कर दिया, और ना मालूम प्रकृति ने कैसे उसे कह दिया कि मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा की अवहेलना मत करना। तो फिर मैं लिखता रहा बहुत। जब सन 47 था, मैं जिस स्कूल में था, दोपहर थी, तो मेरे अब मौलवी तो दुष्ट बन गए। अब मौलवियों ने कभी नहीं सोचा कि साहिबजादों को दीवारों में जाकर है। किसी मौलवी ने कहा ये अन्याय है, ये धर्म के उलट है, ये अधर्म है। किसी मौलवी ने नहीं कहा। आजकल भी जो कुछ हो रहा है मैं तो जानता हूँ। मैंने देखा था कि फ़ारसी पढ़ाने वाले 2 अध्यापक वो मस्जिद में दोपहर की नमाज़ पढ़ने गए थे। उसका नाम होता होगा। उनकी सुकन्याएँ थी, बहुत सुंदर कन्याएँ थी। और उनको कौन लेकर गया था? मेरे अखबार का, मेरी गली का, मेरे मोहल्ले का कौन आदमी था, उसका नाम तक मैं जानता हूँ, वो सारी घटनाएं जानता हूँ। और उनको उठा कर लाए। उसमें कौन सी रुकावटें आईं? बाप ब्राह्मण था, जजमानी पुरोहिती करना चाहता था, और मुझे गिरा दिया, मुझे यूँ समझिए छोड़ दिया एक डेरे में। वहाँ परमानंद साधु था, उत्तमगिरी साधु था। वो संस्कृत क्या पढ़ाते थे, हम तो उनकी चिल में भरते रहते थे। उस डेरे में 2-3 वर्ष भीख मांग लाते हम विद्यार्थी, और दोपहर को एक पंक्ति बनाकर वो मांगा हुआ गजा रोटी खा लेते थे। पास तालाब था, जूठे भांडे तालाब के पानी में हम भिगो लेते, साफ़ करते, कच्छू कुम्मे आ जाते, उनसे खेलते रहते। मुझे याद है 1944-45 की वह बात, जो मेरे लिए एक पाठ बन गई। मुझे याद है उस डेरे में एक ट्रंके के नीचे विकास 3 पैसे पड़े थे, डबली पैसे। तो मैंने एक छोटे से लकड़ी के तागे से 1 पैसा उठाना, हंडियाया, हुंडी वाला है बरनाला के पास एक शहर है, वहाँ से 1 पैसा निकालता और हंडियाया के जक्के के अड्डे पर जाकर 1 पैसे की मीठी पकौड़ियाँ ले लेता। और कितनी द्रवित करने वाली बात है। 3 दिन में मीठी पकौड़ियाँ वो 1-1 पैसा चुरा कर खाता रहा। बात क्या हुई? किसी दिन उस बच्चे को पता चला मैं मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। और बात कैसे हुई कि मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ते मैंने उस बच्चे को रोते देखा, और मैं ठहर गया, क्योंकि मैं तो चोर था, मैंने तो उसके 3 पैसे उठाए थे। तो मैं देखता रहा और सीढ़ियों पर खड़ा हो गया। और विकास बेटे, उस समय मुझे मीठी पकौड़ियाँ विष लग रही थी, क्योंकि मैं चोर था। और मैं मंदिर पर गया और शिवलिंग पर हाथ रख कर कहा कि आज से बाद में चोरी नहीं करूँ। और जीवन भर मैंने चोरी नहीं की। और चोरी न करने की बात सुनाऊं तो आप आनंदित हो जाएंगे। हैं दादा, ऐसे होता है। 1 दिसंबर 1954 को, आज 21 दिसंबर 2020 है, 64 वर्ष पहले मैं अध्यापक लगा। हिंदी रत्न पास था, CP एड करके आया था मद्रास से। अब तो मद्रास का नाम, ये कुरुक्षेत्र वाले विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लूँ ना मैं, उनसे पूछूं कि मैं मद्रास का नाम क्या है, ये बच्चे बतला नहीं पाएंगे। अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने कहा ये मैड हैं, ये पागल हैं, ये रस्कल है, चोर उचक्के हैं। द नेम ऑफ दैट सिटी वाज मद्रास। मैं इन बच्चों को पढ़ाने लग जाऊँ ना, अब मेरे बच्चे जो वो विश्व प्रांत के, तो 44 वर्ष में पढ़ाया। 1 दिसंबर 1954 को मैं अध्यापक लगा।
विकास बेटे क्या हुआ? मैंने अपनी माँ से कहा आज तेरा बेटा नौकरी पर चला है, छिल्लड़ कुछ रुपए दे दे। अब मैंने देखा कि उसके संदूक के दौड़े के नीचे 10 रुपए पड़े थे। मैं चोरी करने की सौगंध तो खा चुका था 1944 में। मैं चोर नहीं मरना चाहता था। मेरी माँ महान थी, उसने मेरे पर बहुत एक उपकार किया जो भूल नहीं पाऊँगा। लेकिन एक कपड़े में राम राम करती, सुगंध खाती है देवी की सुगंध, मेरे पास पैसे नहीं। अब मैंने देखा था उसके बाद 10 रुपये हैं। बिना रुपयों के मैं चल पड़ा। बरनाला के पास एक शहर है तपा। बरनाला से तपा का रेल का किराया 4 आने लगता था। अब बिना किराए के गासों चल पड़ा। आंखों में आंसू आते हैं, भावनाओं पर पत्थर टिकने, पाषाण टिकने जा रहे हैं। मैं चल पड़ा। कोई पैसा नहीं था। रवि की माँ, रवि मेरा प्यारा पुत्र है, रवि की माँ भली थी, समझदार थी। बहुत वर्ष हम इकट्ठे रहे, 70 वर्ष इकट्ठे रहे। वो मुझे बुला तो पाई ना। विकास किया हुआ कि उसके बाद भी दक्षिणा का 5, 4, 1, 6 आने थे। मुझे भी याद है कि जब मैं ब्राह्मण था, मेरी माँ कहती थी कि प्रकाश तुम वो बर्जी कुम्हारी की रोटी खाने चले जाओ, और वो किसने जिम्मेदार की रोटी खाने चलो। मैं जाता ना, विकास क्यों ना जाता। वो खंदर के लड़ मक्की बांध देते, कनक बांध देते, जवार जौ बांध देते। महाजनों के घर में हम जाते थे रोटी खाने, वो जैसे न्योदा कहते हैं, तो वो आना देता था कभी कभी कोई महाजन। मैं अपने खीसे में, अपनी जेब में भरकर रस्सी बांध लेता था, आना गिर न जाए। आने की कीमत इतनी थी 1947, 50, 51 में। तो मैं चल दिया। तो घर वाली ने आई भाग कर, मैंने थप देखा मेरे कंधे पर, मेरे हाथ पर उसने 6 आने रख दिए। जीवित रहे जहाँ है वह, मिट्टी में मिल गई, मिट्टी से महक पैदा हो उसके विचारों से, उसके स्नेह से। तो विकास बेटे हुआ क्या? मैं 6 आने लेकर चल पड़ा। मोड़ा स्कूल था जहाँ डाकू रहते थे माल में। मैं एक इलाका था, चोर उचक्कों का डाका था। तो मैंने कहा महेंद्र सिंह के आज मैं आया हूँ और कल परसों जाऊँगा, 10 रुपये तेरे का। वो बातें बीत गई। फिर 1 जनवरी 1955 में विकास मुझे कितने रुपए मिले? 40 और 60 में 75 रुपये वेतन मिला मुझे। प्रथम वेतन, ओए मैंने प्रथम वेतन को दोनों हाथों में रखा बेटे, और फिर मैंने कमरा लिया बंद कर, और फिर नाचता रहा कि मुझे आज 75 रुपये मिले। इतनी। फिर उसके बाद मेरे बाप ने जब डेरों में संस्कृत पढ़ाई, ऋषिकुल में छोड़ दिया, तो वहाँ मैं संस्कृत पढ़ने लग गया, लघु कौमुदी पढ़ने लग गया। बहुत पुरानी बातें हैं, 47 के पीछे की बातें हैं, क्योंकि 47 में तो उर्दू का कायदा पढ़कर मैं पढ़ने लग गया था। रोडे साहब का कायदा, जॉर्ज पंजम होता था उर्दू के कायदे पर, उसका चित्र होता था। हम वो जॉर्ज पंजम को रोडा साहब कहा करते थे। कितना प्यारा शब्द है रोडा साहब कहना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 47 से पहले मैं ऋषिकुल में कुठारी भी रहा और पुजारी भी रहा। कुठारी क्या होता है, इस पर ही घंटों लग सकते हैं। पुजारी क्या होता है, इस पर भी घंटों लग सकते हैं। अब मैं पुजारी भी रहा, कुठारी भी रहा, पर संस्कृत पढ़ न पाया। बस जैशान विद्या न तपो न दानौ न चापि शीलौ न गुणो न धर्मे ते मृत्युलोके भूमभारभूत्वा मनस्वरूपे मृगश्चरन्ति, ऐसे श्लोक याद करता रहा। लेकिन वहाँ क्या हुआ, मेरा एक चचा भाई था, मेरे ताए का लड़का, उसकी मृत्यु हो गई। माँ के मन में ये बात आ गई, तो मुझे उठा लाया, पाठशाला से घर में आ गया। घर में जैसे ये कुत्ते हैं ना, हमारा कुत्ते रिहा पशु होते हैं ना, इस तरह के दिन मेरे निकलते रहे। मैं एक बारा पशुओं की तरह घूमता रहा। विकास बड़ी प्रकृति की बात है। मैं पगडंडी पर चल पड़ता, दूर तक जाता, प्रकृति से मेरी बातें होती रहती, और पता नहीं प्रकृति ने मेरे सर पर क्यों हाथ रखना शुरू कर दिया। मैं दूर तक जाता, जब दूसरा गांव आता, उसका शोरगुल सोचता, मैं पीछे वापस आ जाता। कितना समय था, कितना निर्मम निर्मोही, पता नहीं क्या था। मैं वहाँ से वापस आता। मेरे बरनाला शहर के बाहर एक तरमैनी थी, उसके नीचे बैठ जाता। घर में मुझे कोई चाहता नहीं था, मेरे में किसी को कोई रुचि नहीं थी। अंधेरा होने लग जाता, मुझे कहता तरमैनी में बट वृक्ष कहता, अरे ओम प्रकाश घासो तो नहीं, घासो, अरे बच्चू जाओ, अंधेरा हो गया, घर चले जाओ। घर में आता,
माँ जोत जाकर आरती कर रही थी। मैं तो विकास जीवन को आरती समझता हूँ, मैं तो जीवन को मंदिर समझता हूँ, जीवन को जोत समझता हूँ। जूँ चला चलता रहा। लालचंद मेरा पुरोहित था। मेरी माँ ने कहा, बाबा जी ये मेरे मुंडे नहीं पढ़ा दो। बस पता नहीं कैसे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो उर्दू का कायदा अल्फ़बे पे मैं सीखने लगा 47 के 6-7 महीने पहले, ज़्यादा हो गए होंगे। फिर मैं जिस स्कूल में जाता, बरनाले के पास संघेड़ा एक गांव है, मैं वहाँ अपनी बोरी बिछाकर बैठ जाता। विकास कितने प्यारे थे। मैं अकेला था, कौन पढ़ाता था। मेरा तो प्रवेश नहीं स्कूल में हो सकता था, ना हुआ था। एक बूढ़ा था, एक वृद्ध स्त्री थी, उनके संतान नहीं थी। मेरे पास आ जाते, मुझे चाय पिलाते। वो बूढ़ा बूढ़ी ना मालूम कहाँ चले गए, लेकिन मेरे मन में वो स्नेह भर गए, मेरे मन में मातृभाव भर गए। मैं वहाँ से उठा, मुझे कितना कुछ संसार से मिला है। फिर मैं बहुत पढ़ा, MA, AA, MPhil की बहुत कुछ बना। ये बहुत बाहरी बातें हैं। तो फिर मैंने एक सन 47 पर लांबू लाटा नावल लिखा। पंजाबी का नावल था। लांबू होता है किसी को जो अग्नि भेंट करते हैं ना, उसको लांबू कहते हैं। लांबू को आग लगानी, वो मतलब लांबू होता है जब कोई मर जाता है, उसकी अग्नि से जो लाट निकलती है, उसके नाम पर मेरा प्रथम उपन्यास था लांबू लाटा। वो लिखा। रियासत पटियाला थी जिसका मैं नागरिक था। फुल्कियाँ रियासतों के बारे में लोग नहीं जानते। जैसे जींद रियासत थी, बहुत सी रियासतें थीं। पटियाला रियासत थी, नाभा रियासत थी। और इन रियासतों की गद्दारी 1957 में कैसे आ गई, मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा है। ये लोग गद्दार कैसे थे, इनको सरदारियाँ मिली, जगीरदारियाँ मिली। ये लोग सन 1857 में क्या दुष्टता करते रहे। अब जीवन मौन नहीं होता। आप कहेंगे दादा जीवन मौन नहीं होता। हाँ, जीवन तो बहुत मुखर होता है। अब जीवन के बारे में आपसे विकास बेटे बातें कहूँ तो जीवन तो गीत होता है, जीवन तो नृत्य होता है, जीवन तो संगीत होता है, जीवन तो उत्सव होता है, जीवन तो उद्देश्य होता है, जीवन तो प्रयोजन होता है, जीवन तो बहुत बड़ी यूँ समझिए कि गीता होता है। जीवन ने मेरी बाँह पकड़ी और अपनी ओर खींचता रहा। अब जीवन में जो मैंने देखा, वो जीवन से जो मैंने सुना, जीवन ने जो मुझे सुनाया, जीवन में जो मुझे शिक्षा दी, वो मेरे लिखने का। उसमें कोई लड़की आ गई, कोई बूढ़ा आ गया, कोई बच्चा आ गया, कोई किसान आ गया, कोई श्रमिक आ गया, कोई निर्धन आ गया, तो अलग बात है, लेकिन हैं तो वो जीवन के अंग ही ना। कुआरी लड़की बारे क्या है, होन पटोलिया तैयारियां कतनी नूं फुल लगदे। रूप कुआरी दा चढ़दे सूरज दी लाली। अब पंजाबी च कह गया था। अब देखो, रूप कुमारी दा चढ़दे सूरज दी लाली। अब कितना इसमें अलंकृत किया है भाषा को। होड़ पटोलिया तैयारियाँ कतनी नूं फुल लगदे। कतनी होता है जिसमें गलोटे वगैरह रखे जाते हैं, पटोला उसको संबोधित किया है। ये ठीक है। उसके बारे में मुझे कुछ लोग मिलते रहे। कितने लोग मिलते रहे, कैसे मिलते रहे, कौन सी लड़की मेरे जीवन में आई, स्त्री मेरे लिए क्या बनती रही, और मेरी निर्धनता मेरे लिए एक उपदेश क्यों देती रही।